बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है और ये इस साल का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम बनने जा रहा है। एनडीए जहां 160 जीपीएस से लैस रथ उतारेगी, वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का दल 1 करोड़ घरों पर दस्तक देने जा रही है। बिहार का चुनाव क्या एक बार फिर जाति और मजहब पर लड़ा जाएगा या फिर विकास का नारा जोर शोर से चलेगा? और तो और बिहार चुनाव जीतना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मोदी सरकार के लिए कितना जरूरी है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ा है वरिष्ठ नेताओं का शानदार पैनल। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, साथ में ही पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीषा प्रियम हमारे साथ हैं, चिराग पासवान चेयरमैन एलजेपी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और प्रधान संपादक सीएनबीसी आवाज के संजय पुगलिया भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनीषा प्रियम जी, हम सारे पार्टियों से उनका व्यू ले, उससे पहले आपसे एक क्विक स्वॉट एनालिसिस मैं चाहूंगी। जो 2 मेन कंटेंडर्स, 2 दल हैं इस चुनावी संग्राम में, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उनकी ताकतें और कमजोरियां क्या है? देखिए, जो अभी वहां शासन में है नीतीश कुमार जी, उनका स्ट्रेंथ ये है कि उनके जो पास्ट में 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं 2 टर्म से, उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटेड गुड गवर्नेंस या सुशासन का नारा जो है उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। और ये बात स्थापित है कि बिहार एक तरह से 90 के दशक के बाद लालू जी के राज्य में जो एक ग्राफ नीचे गिरा था वो काफी कुछ ऊपर बढ़ा, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे। लेकिन साथ ही उसका घाटा ये है कि जिस गठबंधन में वो थे वो बिल्कुल यू टर्न अब हो गए हैं, जिनकी आलोचना उन्होंने की उसका ही अब वो साथ कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक यह है कि जिसको उन्होंने गुड गवर्नेंस का दुश्मन माना या शत्रु माना, अब उसी का साथ लेकर के वो कहते हैं कि अभी मैं वही पैकेज तुम्हें दे दूंगा। तो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि नहीं कि सुशासन के जो दुश्मन माने जाते रहे उनका साथ लेकर के जंगल राज और सुशासन साथ साथ कैसे होगा, इस बात पर सवालिया निशान लगता है। लेकिन उनके साथ एक और जो वोट बैंक है वो ये है कि मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ जाना नहीं चाहते, वो वोट बैंक लगभग इसके साथ जुड़ेगा। और होप करते हैं कि समाजवादियों का जो पुराना वोट बैंक है पिछड़ी जातियों का, वो और कहीं न कहीं यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन शायद फिर से जागृत हो सके। भाजपा एक तरह से नए दल के रूप में पहली बार बिहार में वो अकेले गद्दी का दावा करना चाहती है। तो भाजपा के पास सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो ये है कि भाजपा के पास समाजवादी उसके साथ नहीं है। पहली बार समाजवादियों का पल्ला इतिहास में भाजपा ने बिहार के अपना पल्ला समाजवादियों से बिल्कुल झाड़ा है, अलग है, वो दरकिनार है। और तो एक तरह से अनटेस्टेड पॉलिटिकल पार्टी वो है। और कहीं न कहीं लेकिन उनके स्ट्रेंथ्स में ये है कि वो एक नए दावेदार हैं। तो नए दावेदार के रूप में लोग उनको कैसा देखना चाहेंगे। और दूसरी बात कि दलित और महादलित दोनों ही के दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा के पास हैं। तो भाजपा एक नए दावेदार के रूप में कोशिश करने जा रही है इस बार। भाजपा के पास वोट के टर्म्स में अपने कुछ वोट बैंक है ट्रेडिशनल, और उसके साथ साथ नए वोट बैंक में दलित और महादलित हैं। लेकिन भाजपा के पास जो सबसे बड़ा कार्ड है वो नरेंद्र मोदी कार्ड है। तो वास्तव में ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी कार्ड और नीतीश कुमार कार्ड पर खेली जाएगी। जी, लेकिन यहाँ पर नीतीश बनाम मोदी की बात हो रही है संजय जी, लेकिन जो जेडीयू दल है या नीतीश प्लस जो साइड है वो हमेशा कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और इनकी रणनीति है कि वो नहीं बताते हैं। लेकिन कहा जाता है कि 11 तक उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए के दल में। ये एक प्लस है या माइनस है? ये इस प्रकार से प्लस है क्योंकि जितने ज्यादा दावेदार, इसका मतलब पार्टी के पास इस वक्त कहने को एक थीम या एक नैरेटिव मौजूद है और पार्टी का एक दायरा बना बढ़ा हुआ है। इनके लिए सरदर्द भी यही है कि बिहार जैसे राज्य में अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पहले बता नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा दावेदारियां हैं। तो इनकी कोशिश ये होगी कि सब लोग जा करके अपनी अपनी कम्युनिटी और कंस्टिट्यूएंसीज को ये मैसेज देने की कोशिश करें कि मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं। ये इनको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, बजाय कि आपने एक को डिक्लेयर कर दिया और बाकी लोग थोड़े से चुनाव में सुस्त हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली वाला एक अपवाद था, जब बाद में पता लग गया कि ये बहुत बड़ी गलती है, तो ये अपने पुराने आर्गुमेंट पे जा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पहले नहीं बताएंगे। और ये एक अच्छा पॉइंट होगा जेडीयू के पास लगातार उछालने का कि आपका मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए, क्योंकि ये
रेटोरिक के तौर पर ठीक लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने हो तो चॉइसेस क्लियर हो जाती हैं। तो बीजेपी को इस आर्गुमेंट को ओवरकम करने के लिए कोई एक कमेंट्री, कोई एक नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है एमजे अकबर साहब, और आप यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप बहुत सालों से एनालिसिस भी करते आए हैं कि नीतीश का जो गुड गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, और पिछले 5 सालों में से 3-3.5 साल तो आप लोगों के साथ ही वो ये राज्य चला रहे थे, उसको क्या अब बिहार की जनता भुलाएगी, जब ये साफ नहीं है कि सामने कौन है, चेहरा कौन है? देखिए, आप जो बार बार नीतीश सरकार कह रहे हैं ना, वो गलत है। वो नीतीश सरकार नहीं थी, नीतीश जी की सरकार सिर्फ नहीं थी, वो नीतीश जी और बीजेपी की मिली हुई सरकार थी, और इसीलिए उस सरकार में स्थिरता थी, और इसीलिए वो सरकार एक सुशासन दे पाई थी। और लोगों के अंदर जो क्रोध जगा था, वो इसलिए वो उस वक्त जगा था जब नीतीश जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, और ये आज तक नहीं बतलाया कि क्यों छोड़ा है। बीजेपी नहीं छोड़ा था। और ये जो आज चुनाव हो रहा है, इसका जो मुख्य जो इसका अंग होगा वो बड़ा साफ है। बिहार अब उन्नति, बिहार अब नौकरी, खासतौर जो यूथ है बिहार का, बिहार उन्नति, नौकरी और सामाजिक संयोग की एक सरकार चाह रहा है, जो सरकार बीजेपी देगी और जो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और दिखा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन, 24 घंटे पहले, कल जो मोदी जी ने अपने भाषण में एक महायुद्ध छेड़ दिया था, और पॉवर्टी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, और सिर्फ ये बातें नहीं थी, उन्होंने रास्ता दिखाया है कि कैसे हम गुर्बत को खत्म करेंगे, और खत्म करेंगे अपने ही मतलब इस टर्म में और अगले 7-8 साल में। और वो होगी खत्म करने की नौकरी की जो आशा है, खासतौर जो नौजवान है, और नौकरी सबके लिए, तो ये जो है बेसिस है, और इसी बेसिस पे सरकार हम बनाएंगे, और इसी बेसिस पे जनता का हम सहयोग पाएंगे। आपने एक और बात कही थी अपने एनालिसिस में कि मुसलमान, आप देखिए अभी काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, मुसलमान के जितने कैंडिडेट दिए थे ये लालू जी और नीतीश जी ने, सब उनके कैंडिडेट हार गए हैं। इसका भी एक मैसेज जाता है, मुसलमान अपने आप को अब तरक्की की राजनीति के साथ जोड़ रहा है। अब वो अलगाव पसंद मुसलमान अपनी राजनीति नहीं करेगा। तो इसलिए ये एक मैसेज जमीन से आ रही है, बिहार की जमीन से आ रही है, बिहार के नए रूह से आ रही है, बिहार की आशाओं से आ रही है। और ये जो है, ये आवाज जो है, ये आवाज सीधा अपने आप को नरेंद्र मोदी के साथ त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रिजल्ट त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। केसी त्यागी जी, अमित शाह ने आज बिहार में चुनावी बिगुल बजा दिया, और उन्होंने 2 मुख्य चीजें कही हैं। एक तो कि लोग जाति पर नहीं, विकास के लिए वोट देंगे, इसलिए बीजेपी और एनडीए को वोट देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वही नीतीश जी जो लालू के जंगल राज के खिलाफ कैंपेन करते थे, अब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है। ये दोस्ती भी कितनी रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोगों को आप कैसे वोट दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो चुभेगी कि लालू जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है वो हजम करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है? देखिए, राजनीति का हाजमा बहुत अच्छा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, जिसकी भारतीय जनता पार्टी सहमना पार्टी है। एमजे अकबर जी किताब कश्मीर में मैंने पढ़ा कि 23 जून 1953 को उनकी डेथ हुई थी। एक संविधान, एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, 2 संविधान, 2 विधान, 2 झंडे नहीं चलेंगे। जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद साहब की शपथ हो रही थी, निर्मल सिंह भाजपा के नेता डिप्टी प्राइम चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे, मोदी जी बैठे हुए थे, 2 झंडे लगे हुए थे, 2 निशान लगे हुए थे, 2 संविधान लगे हुए थे। लोगों ने उसको भी हजम कर लिया, तो हम भी हजम हो जाएंगे। नहीं तो हमारे मित्र रामविलास, हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, वैसे बिहार की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप रामविलास पासवान की बात कर रहे थे। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान जी, ये दावा है कि ये चुनाव जो एनडीए है वो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, पूरी कीजिए सर, पूरी कीजिए। श्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह
बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि देश को गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया। आज तक 66 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने और किसी शासक दल ने अपने प्रधानमंत्री की जात नहीं बताई। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, श्रीमती गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जो ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो क्या नाकाबिल थे या अच्छे नहीं थे? तो रूलिंग पार्टी के नेता के द्वारा ये कहना कि पिछड़ा प्रधानमंत्री हमने दिया है, तो जब पिछड़ों की जनसंख्या की गिनती की बात आती है तो यही पार्टी कहती है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। तो जो अकबर साहब कह रहे थे वो भी गलत कह रहे हैं। हमारा एक उम्मीदवार जो है अल्पसंख्यक समुदाय का जीता है और अकबर जी 2 लाख मतदाता कुल होते हैं इसमें, और विधानसभा के चुनाव में 6.25 करोड़ मतदाता हैं। तो 2 लाख मतदाता सोसाइटी का कोई पॉइंट नहीं है कि 2 लाख मतदाताओं में किसने किसको वोट दी है। आप उससे आने वाले चुनाव का अंदाजा लगाएंगे। जी यहाँ एक सवाल त्यागी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि अब मुझे ये लग रहा है कि बिहार में जैसा हमने पूरे देश में कैंपेन देखा था, इस बार बहुत ही नए किस्म का कैंपेन हम देखेंगे, और उसकी जो एक्सपर्टीज है मोदी जी की और अमित शाह की, वो देखने लायक है। जिस प्रकार का कैंपेन, वोटर आउटरीच, एक एक बूथ तक के एक एक वोटर का हिसाब, उनके डेटा ड्रिवन जो तैयारी है वो बड़ी जोरदार है, ये सब लोग मानते हैं। तो इसके सामने ऐसा ही है कि बिल्कुल गली क्रिकेट का एक नया खिलाड़ी और सामने सचिन तेंदुलकर। मैं आपसे आपके कैंपेन की तैयारी के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि साधन भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। एक कैंपेन हमने चलाया है, घर घर दस्तक, हर घर दस्तक, और मैंने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमने एक पार्टी के एक वर्कर ने हर गांव में जाकर के 10 घरों पे दस्तक लगाई। पहले दिन हमने तय किया कि 10,000 लोग जाके दस्तक लगाएंगे। आपकी जानकारी के लिए 15,500 लोग जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें ना पैसा लगा, ना इसमें ट्रांसपोर्ट लगा, ना इसमें 3D लगी, ना इसमें नया वो लगा, और अब तक हम लगभग 2 करोड़ मतदाताओं से अपनी बात कहने में कामयाब हुए। ना हमने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा, ना हमने एमजे अकबर जी के खिलाफ कहा, ना रामविलास जी के खिलाफ कहा। पिछले 10 वर्षों में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, अगर क्राइम के क्षेत्र में, और अगर बिजली के क्षेत्र में आपको लगा है सुधार हुआ है। चिराग पासवान, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो जाति पर नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार की जो सच्चाई है उसे देखते हुए क्या ये संभव है? क्या ये भी सच नहीं है कि दलित और महादलित नेताओं को अपने साथ जोड़कर एनडीए पूरी तैयारी में है कि अलग अलग जातियों को भी अपने साथ जोड़ें? देखिए, जरूर बिहार का इतिहास ये कहता है कि बिहार की राजनीति जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लगातार कई वर्षों से इस बात का उदाहरण भी हम लोग देखते आए हैं, पर पहली बार लोकसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां पर लोगों ने जातिवाद से उठकर, धर्म, जाति सबसे उठकर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए मतदान किया। उस वक्त भी लालू जी, नीतीश जी तमाम तरीके की सांप्रदायिकता की ही बातें फैलाते थे, और हम लोग भी हर मन से बात बोलते थे कि जो लोग सांप्रदायिकता की बातें करते हैं हकीकत में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता यही लोग फैला रहे हैं। तो उनका नारा था सांप्रदायिकता को लेकर। उन्होंने हमारे गठबंधन को लेके, हमें लेके हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक हैं ये कहा। बीजेपी को उन्होंने बहुत सी बातें कही, पर हम लोग बिना हिले, बिना इधर उधर भटके लोग अपनी बातों पे अटक रहे कि भैया डेवलपमेंट ही हमारा मुद्दा है, और उसके परिणाम पूरे देश के सामने है। इसी प्रकार इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भले लाख जाति का कार्ड खेला जाए, लालू जी पता नहीं क्यों बेचैन हो रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, जाते हैं हर एक जगह की भाई जातिगत जो मतगणना हुई है उसको रिलीज किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके लिए जातिगत मतगणना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं, लेकिन फिर इसको सार्वजनिक करना भी इतना नहीं करना भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे क्यों तो पीछे नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम लोग इसको सार्वजनिक करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बट एक बार कंप्लीट रिपोर्ट भी आ जाए। जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक बार हमारे पास कंप्लीट आंकलन आ जाए। देखिए, इसको समझना जरूरी है कि सिर्फ जातिगत मतगणना नहीं है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। आप किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है ये जान के कोई क्या करेगा, बट हाँ उस जाति में उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तभी
चिराग, थोड़ा मुद्दों के साथ हम लोग थोड़ा कैंपेन और स्ट्रेटजी पर लौट के आना चाहेंगे, और आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये बेहतर नहीं होता जिस ऑल इनकम्पासिंग सबको साथ में लेके चलने वाली और विकास की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसमें एनडीए अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम पहले बताता और जो सबसे बड़े स्टेचर का नेता बिहार में एनडीए का है रामविलास पासवान, उसका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर घोषित करता। जी संजय जी, आपने मुझसे दो प्रश्न पूछे, मैं दोनों का अलग अलग उत्तर देता हूं। पहली बात कि क्या हम ये बेहतर नहीं होता कि हम लोग पहले मुख्यमंत्री का नाम हम अनाउंस करते। देखिए, जरूरत नहीं है, और इतिहास गवाह रहा है जिन जिन प्रदेशों में हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, फॉर दैट मैटर इवन जम्मू कश्मीर में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो सामूहिक नेतृत्व में भी अगर हम लोग उतरते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें परहेज होना चाहिए। और चेहरे की बात आप कर रहे हैं तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा हमारे गठबंधन में और कोई नहीं है। दूसरा, आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी के लिए, तो उन्होंने खुद ही इसको ऑन रिकॉर्ड कई बार उन्होंने कहा है कि उनके पास नीतीश जी खुद ऑफर लेकर आए थे। केसी त्यागी सर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग चाहते थे उस वक्त कि पासवान जी मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी उन्होंने मना किया था। तो ये उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का ही हिस्सा नहीं है। तो केसी त्यागी जी, क्या ये बात सही जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि आपने रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार का ऑफर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था? नहीं, ये मेरे मित्र के बेटे हैं और रामविलास जी 40-45 वर्षों से मेरे मित्र हैं, लेकिन जनता दल यू ने कभी रामविलास पासवान जी को इस बात के लिए प्रस्तावित नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जनता दल यू के उम्मीदवार नीतीश कुमार थे और हैं। इसमें टोकना चाहूंगा, नीतीश जी ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बातें, बल्कि चैनल्स के पास ही ऑन रिकॉर्ड होगा, उस वक्त जब जनता दल यूनाइटेड चाहती थी कि हम लोग के साथ गठबंधन करे, तो उस वक्त खुद इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि पासवान जी के पास हम लोग ये न्योता लेके गए थे। चलिए, तो खैर ये मेरी जानकारी में नहीं। ओके, तो ये न्योता गया था या नहीं ये तो अलग बात है, क्योंकि आज जो स्थिति है केसी त्यागी जी, चिराग पासवान और एमजे अकबर साहब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और अभी भी आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बता देंगे, ये इतना सेंट्रल मुद्दा क्यों होना चाहिए? देखिए है, चिराग जी का जो मेरे बच्चे की तरह से इनका लालन पालन डिफरेंट परिस्थिति में हुआ है। मेरे मित्र रामविलास पासवान ने गरीब जाति में पैदा होने की जो तकलीफ झेली है, उसका एहसास मेरे अनुज श्री चिराग पासवान को नहीं है। अपने राजनीतिक जीवन का 99% हिस्सा पिछड़ों दलितों को संगठित करने, उनके जातीय बोध के लिए श्री रामविलास पासवान जी ने कहा। रामविलास पासवान जी का मैंने ये भी नारा सुना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और पिछड़ों को दलितों को मंडल कमीशन में उनकी संख्या के हिसाब से साझेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके आंकड़े देश के सामने प्रस्तुत किए थे कि पिछड़ों की, दलितों की जितनी संख्या है उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है। तो चिराग जी, आपने वो एगोनी नहीं देखी जो मेरे मित्र रामविलास पासवान ने देखी है, इसलिए आपके चिंतन में और हमारे चिंतन में फर्क है, और हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे। मैंने एक सेकंड सर, ये व्यक्तिगत इस बार सर, हो सकता है कि मेरे पिताजी ने इतना अच्छा उन्होंने अपने लिए जीवन में उनका संघर्ष रहा और उन्होंने वो उपलब्धियां हासिल की कि शायद मुझे उस संघर्ष के दौर नहीं गुजरना पड़े। हाँ, ये ऐसा हुआ है, मेरे संस्कारों में मुझे सिखाया गया कि अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है तो उसके लिए कैसे आप दिल से सोचते हैं। बट सर, ये इसमें व्यक्तिगत होने वाली कोई बात नहीं है। ये हम अग्री करते हैं, थोड़ी व्यक्तिगत नहीं है, मैं उनके लिए अच्छा बोल रहा हूँ। नहीं, व्यक्तिगत की बात है ही नहीं, लेकिन जो कोर मुद्दा है यहाँ पर कि कास्ट क्या एक बड़ा फैक्टर होगा या नहीं इस चुनाव में, इस मुद्दे के इर्द गिर्द हम पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और मनीषा प्रियम जी, यहाँ पर एमजे अकबर साहब ने भी कहा कि कास्ट कोई बड़ा यहाँ पर फैक्टर शायद नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, मुसलमान के वोट भी उनको मिलेंगे। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो जीत दर्ज की बिहार में, भाजपा के लिए वो एक तरह से इतिहास था, क्योंकि मैंने जो बताया, बिहार में भाजपा एक तरह से जब भी सत्ता में वो आ पाए वो समाजवादियों के साथ आए थे। तो लोकसभा में जो देखा गया वहां वो यही देखा गया था कि नरेंद्र मोदी के वायदों का असर रहा, और इसके साथ साथ जब नरेंद्र मोदी के दल में कुछ छोटे गठबंधन किए, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ और रामविलास पासवान के साथ,
तो एक तरह से वो जो समाजवादियों का साथ या पिछड़ों का साथ या ओबीसी जातियों का साथ भी बीजेपी को हो गया, तो लगभग एक रेनबो कोalition वाला कार्यक्रम जो है वहां भी बन चुका है। तो जातिगत लगभग नल एंड वॉइड हो जाता है इधर या उधर से। तो मामला ले देकर यही आके अटकेगा कि लोग किसको ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं बिहार को आगे विकास की जो दिशा है उस पर ले जाने के लिए। तो मैं यहाँ एमजे अकबर जी के साथ सहमत हूं कि विकास का ही पलड़ा जो है वो भारी पड़ेगा, कहीं न कहीं विकास का पलड़ा जो है वो भारी पड़ेगा। और इस पर सवाल यहाँ आके रुक जाएगा कि क्या लोग ये समझते हैं कि एक स्थानीय नेता विकास दे पाएगा या नरेंद्र मोदी के अनुशासन में भाजपा की अगुवाई में अगर सरकार बने तो वो दे पाएगा। और संजय जी सी बात यहाँ एक छोटी बात यहाँ जरूर मैं मनीषा जी, हाँ मनीषा जी, ये बिल्कुल कि वोटर ये सोचेगा कि विकास कौन देगा, इसका आप जवाब दे रही थी, आखिरी बात पूरी करिए आप अपनी। नहीं, वोटर ये जरूर सोचेगा। मैं मनीषा जी से ये पूछ रहा था कि जब विकास के लिए वोट करेगा बिहार का वोटर, तो विकास के लिए वो भरोसा किस पर करेगा? नहीं, विकास के लिए उसको भरोसा करने में नीतीश जी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन नीतीश जी पर जो क्वेश्चन मार्क है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस नीतीश जी को उसने उस रोल में देखा है कि वो शहाबुद्दीन को जेल करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किए जाते हैं, अब उन्हीं सारे जो एलिमेंट्स हैं उनसे उनका गठबंधन हो गया है। तो कहीं न कहीं जो स्थानीय रूप से लूट की, रैंसम की, किडनैपिंग की राजनीति थी, तो घर घर दस्तक के लिए जब जाते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि कई लोग अपना किवाड़ डर के मारे नहीं खोलते होंगे कि कहीं वो पुराने ठग अगर आ गए तो एक किडनैपिंग, लूट, रैंसम की राजनीति ना हो जाए। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार प्लस क्वेश्चन मार्क, नरेंद्र मोदी सेंटर में है, बिहार में कौन होगा? तो दोनों ही दल जो है वो एक तरह से इसमें एक छोटे बड़े सवाल के साथ पॉइंट जो मैं सवाल रखना चाह रही थी संजय जी आपको, कि जब हम बात करते हैं और मनीषा जी कह रहे हैं कि जो 14 महीने पहले हुआ और एक चमत्कार जैसा था कि जो बढ़त बीजेपी ने पाई थी बिहार में, वो 14 महीने पहले है और तब जो विकास का नारा था वो एक अलग गूंज के साथ सुनाई दे रही थी। अब 14 महीने बाद जब वोटर जाएगा तो क्या वो केंद्रीय सरकार के 14 महीने के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखेगा? क्या वो भी एक फैक्टर रहेगा? देखिए, 14 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके अभी कोई एंटी इनकम्बेंसी के बारे में वोटर के मन में बात आ गई हो, ऐसा नहीं है। हालांकि एक टॉकिंग पॉइंट रहेगा कि 14 महीने में क्या कर लिया, खास करके वैसे बिहार राज्य में जहां रूरल डिस्ट्रेस पहले से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या मोदी प्रीमियम बिहार में उस तरीके से काम करेगा? उस बिहार में जहां बीजेपी पूरे राज्य में अपने लिए एक मौजूदगी, जनाधार उस तरह की नहीं रखती है जो एक पार्टी के लिए जीतने के लिए जरूरी होता है। प्लस दूसरी बात, कहीं बीजेपी की छवि अभी भी, मेरे मन में यह सवाल है, मुझे जवाब नहीं मालूम, कि मूल रूप से जिसको कहते हैं डीएनए, वो अगर अपर कास्ट पार्टी की ही बनी हुई है तो क्या वो 30 साल तक जिस अपर कास्ट के रूल को बिहार के वोटर ने बाहर रखा है उसको वो वापस एक चांस दे देगा? ये कसौटी पर है, इसका जवाब चाहिए। तो एमजे अकबर साहब, आप मानते कि जो चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने उसमें से एक ये बिल्कुल है कि जो डीएनए या जो छवि है वो एक अपर कास्ट पार्टी की है और मुसलमान आप लोगों के साथ जुड़ने में 2 बार सोचेंगे? मैं तो पहले बहुत आभारी हूं कि आपने याद कर लिया कि मैं भी पैनल पे बैठा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये पैनल खुला हुआ है, आपको कोई रोक नहीं है बोलने की। नहीं, मैं किसी को टोकता नहीं, मैं ये ना मेरी आदत है ना मैं वैसा करता हूं। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर दलित के लिए नीतीश जी को इतना ही दर्द होता तो शायद रामजतन मांझी को वो पहले बना के हटा नहीं देते। आज रामजतन मांझी को आम के पेड़ के लिए आवाज नहीं उठानी पड़ती। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं कि बीजेपी जो करती है वो नीति की पॉलिटिक्स करती है। और आज अगर आपने जो इलेक्शंस में बीजेपी की महासफल देखी थी, उसका कारण गांधी मैदान में आपको मिला था। गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी जी ने वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब उनके ऊपर बम पड़ रहे थे और नीतीश जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। बम जब पड़ रहे थे, जब उनके दिल से बात निकली और उन्होंने कहा गांधी मैदान में कि वे हिंदू को तय करना पड़ेगा कि वो मुसलमान से लड़ेगा या वो गरीबी से लड़ेगा, और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू से लड़ेगा या गरीबी से लड़ेगा। यानी हम सब मिलके
ये जो जड़ है, कर्ज है हिंदुस्तान का, आधुनिक हिंदुस्तान का, गरीबी है, उसके खिलाफ लड़ रहे। और गरीबी का रास्ता क्या है? नौकरी हम बनाएं। ये जो उनका मैसेज जो है बहुत पावरफुल मैसेज है, और यही हिंदुस्तान आज सुनना चाहता है, यही हमारा भारत आज सुनना चाहता है, खासतौर यही हमारा जो नौजवान है ये सुनना चाहता है। और इस जो आवाज है, ये जो बिगुल है, इसके सामने मुझे नहीं लगता है कि आज लालू जी चाहे जितने बार राजभवन चले जाएं उठाते हुए वो पुरानी राजनीति, लेकिन इस राजनीति का संसद के बारे में आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये उठाएंगे इनको उल्टा पड़ेगा। इसलिए कल के आप हिंदू में एक बहुत बढ़िया लेख है। जी अकबर साहब, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए जी समय है समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें पूरा सरासर धोखा कांग्रेस का है, कांग्रेस के राज का है, उनकी धोखे की एक कहानी है। और आज नीतीश जी उस कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। ओके, तो ये कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं। ओके, कुल मिलाकर ये तो तय हो रहा है, ये धोखे का राज है। बहुत ही शांत रहने वाले एमजे अकबर जी भी काफी यहाँ पर जोर शोर से बोल रहे हैं जी। बिहार की रैलियों में इस बार एमजे अकबर किस रूप में नजर आने वाले हैं। चलिए, समय समाप्त हो गया इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।